कल हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे। कल का लास्ट टॉपिक था एलसी ऑसिलेशंस, याद है? एलसी ऑसिलेशंस में क्या हो रहा था, मेरे पास एक कैपेसिटर था, एक इंडक्टर था और दोनों के बीच में एनर्जी ऑसिलेट कर रही थी। कैपेसिटर में एनर्जी किस फॉर्म में थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में थी। इंडक्टर में एनर्जी किस फॉर्म में थी? मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी। और जब चार्ज मैक्सिमम हो रहा था तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम हो रही थी। जब वो सारा का सारा करंट में कन्वर्ट हो जा रहा था तो मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जा रही थी। इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें आपसे ये पूछा जाता है, प्रूफ करने के लिए बोला जाता है कि एनी टाइम टी पर, चाहे एकदम स्टार्टिंग वाला टाइम हो जब चार्ज मैक्सिमम हो, या कोई जनरल टाइम टी पर, या फिर जब करंट मैक्सिमम हो, हर समय जो एनर्जी होती है सिस्टम की वो कांस्टेंट होती है। ये प्रूफ करके बताइए। तो उसी का प्रूफ हम लोग देखने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए, प्रूफ दैट द टोटल एनर्जी in case of LC oscillations, prove that the total energy in case of LC oscillations remains constant। चलिए देखा है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती कैसे है। सबसे पहले अपना सर्किट बनाते हैं। ये हमारा कैपेसिटर है, यह हमारा इंडक्टर है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, इंडक्टर का इंडक्टेंस L। यहां पर चार्ज मान लेते हैं Q है और यहां पे माइनस Q है। ये मैक्सिमम चार्ज नहीं है, किसी जनरल टाइम T पर चार्ज कैपेसिटर पे Q है और आपका करंट जो सर्किट से फ्लो कर रहा है वो I है। इस टाइम पर, जिस समय कैपेसिटर पे चार्ज Q है और इंडक्टर से करंट I फ्लो कर रहा है, अगर आप एनर्जी लिखेंगे कि सिस्टम में कितनी एनर्जी है तो कितनी एनर्जी होगी? एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम बराबर क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है भाई। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आपको पता है क्या होता है? Q स्क्वायर बाई 2C। और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होता है? हाफ LI स्क्वायर। ठीक है। कल हमने जो लास्ट क्लास पढ़ा था एलसी ऑसिलेशंस में, तो Q और I का एक इक्वेशन आया था। एक इक्वेशन Q का आया था, एक इक्वेशन I का आया था, जहां पर हमने देखा था कि Q बराबर क्या होता है? Q नॉट कॉस ओमेगा टी, और I बराबर क्या होता है? Q नॉट ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आया था कल चार्ज और करंट का। इन दोनों इक्वेशंस को यहां पर पुट कर दीजिए और देखिए कि एनर्जी कितना आता है। तो एनर्जी हो गया आपका Q नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2C प्लस हाफ L I, इसका I का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? Q नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है। ओमेगा का वैल्यू कल आया था हमारे क्लास में 1/√L इंटू C। इस ओमेगा के वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप करने जा रहे हैं, देखते हैं कितना आता है। एनर्जी हो गया Q नॉट स्क्वायर बाई 2C इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ L Q नॉट स्क्वायर इंटू 1/LC इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए L से L आपका हो गया कैंसिल। क्या बना ये बना आपका Q नॉट स्क्वायर बाई 2C कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस Q नॉट स्क्वायर बाई 2C साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या करेंगे? Q नॉट स्क्वायर बाई 2C को कॉमन लेंगे, क्या आएगा ये? Q नॉट स्क्वायर बाई 2C इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो टोटल एनर्जी जो आपके सिस्टम में आया वो क्या आया? Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। मतलब आप चाहे मैक्सिमम वाले, मतलब आप T इक्वल 0 पे देखो, जब मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे होता है तो भी एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C। किसी जनरल टाइम पे देखो तो भी एनर्जी कितना है? Q स्क्वायर बाई 2C। तो एनर्जी हमेशा यही रहेगा, फर्क बस इतना है कि वो ऑसिलेट करता रहेगा। कभी सारा एनर्जी यहां पर आ जाएगा, कभी सारा एनर्जी यहां पर आएगा, और बीच वाले टाइम पे क्या होगा? मिक्स होगा। कुछ एनर्जी इसके पास होगी, कुछ एनर्जी इसके पास होगी, बट एनी टाइम जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट होगी। लिख लीजिए, हो गया? अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए आपसे यही सवाल एग्जाम में पूछा कि ये प्रूफ करके बताओ कि किसी एलसी ऑसिलेशन के केस में जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है ना? आपको ये सब तो लिखना है, मेन बॉडी यही है जिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। बट ऐसा मत कीजिएगा कि क्वेश्चन आया और आप यहां से चालू कर दिए।
यहीं से चालू किए, इससे पहले कुछ नहीं लिखे। आप ये जो सर्किट बना रहे हैं ना खुद से, इसको आप अपने शब्दों में लिखिएगा कि लेट देयर बी अ सर्किट हैविंग कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L such that charge on the circuit is Q and current flowing through the circuit is I at any time t। उसके बाद यहां से शुरू कीजिएगा, और ये हर क्वेश्चन में करना है। आप जो भी ले रहे हैं खुद से अपने से ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, उसको अपने शब्दों में लेट, जैसे कल मैथ्स में कैसे बताए थे कि गिवन के बाद आप फिर रिक्वायर्ड, तब आगे बढ़ना है। फिजिक्स में भी वही करना है। ये सब जो आप ले रहे हैं अपने से, इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे, तब मेन बॉडी यहां से शुरू करेंगे, लास्ट में जाकर प्रूफ करेंगे, फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। आया समझ? अच्छा एक बात बताइए, आपने बोला एलसी ऑसिलेशन के केस में कि सर एनी टाइम टी पे जो टोटल एनर्जी होती है कांस्टेंट होती है। यहां पर एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, वही एनर्जी यहां पर मैग्नेटिक बनती है, फिर मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल बनती है, लूप चलते रहता है, कभी इलेक्ट्रिकल कभी मैग्नेटिक, कभी मैग्नेटिक कभी इलेक्ट्रिकल। तो एक बात बताइए, अगर हम एक बार इसको चार्ज कर दिए तब तो ये अनंत काल तक चलते रहेगा, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर हमने एक बार चार्ज इस पर दे दिया तो एक बार यहां एनर्जी बन गया, और वो एनर्जी यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां, तो चलते रहेगा हमेशा, ये तो कहानी कभी खत्म ही नहीं होगा। यहां पर एनर्जी लॉस भी होता है। आपने यहां पर रेजिस्टर भले नहीं दिखाया है, लेकिन ये जो आप तार जो यूज कर रहे हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए वायर्स यूज कर रहे हैं, कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा, तो कुछ एनर्जी जो है वहां पर लॉस में जाती है। और लॉस के केस में आपका कैसा बनता है, इसी के केस में एक जो अभी वाला सिचुएशन हम लोग लिए हैं, ये कैसा है, अनडैम्प्ड, यहां पर कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, कोई डैम्पर यहां नहीं लगा हुआ है। और अगर इसी में आप इसका रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे तो वो बन जाएगा डैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब कुछ एनर्जी जो हो रही है वो डैम्पिंग में लॉस हो रही है। देखिए, अगर आप, कल हमने क्या किया था, कल हमने ग्राफ बनाया था Q और T के बीच में, जिसमें आपका ग्राफ कॉस के फंक्शन में ऐसे बना था, इस तरह से बना था Q, ठीक है। ये तब है जब आपका ऑसिलेशन अनडैम्प्ड है, मतलब रेजिस्टेंस आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर आप रियल में देखिएगा, जो एक्चुअल में होता है, तो यही चार्ज जो है वो धीरे 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 कम होते जाता है, समझ रहे हैं? यही चार्ज जो है वो धीरे 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 कम होते 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 खत्म हो जाता है, समझ रहे हैं? इसका वैल्यू जो है वो कम होते जाता है, क्योंकि एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होता है। तो ये वाला केस आपका रेड वाला है, ये कैसा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्यों? क्योंकि यहां पर एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है। और ये ब्लू वाला जो केस है, जिसमें आपका एनर्जी कांस्टेंट है हमेशा, ये कौन सा केस है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, जहां पर एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस होते जाती है। बना लीजिए। ऐसे समझो ना, रोड आप रोड पे चल रहे हैं, कहीं पे डैम्पर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो डैम्पर क्या करेगा, आपकी स्पीड को रोकेगा। और अगर आपका डैम्पर ना लगा हो तो आप उसी स्पीड से चलते चलेंगे। तो यहां पर ये ब्लू वाले में कोई डैम्पर नहीं था, तो ये चल रहा था आराम से। रेड वाले में क्या है, डैम्पर लगा है, तो ये क्या करते जाएगा, इसकी स्पीड को स्लो करते जाएगा। समझ रहे हो? एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हो। चलिए, हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है एसी जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, आपको ऑल्टरनेटिंग करंट बना करके देता है। आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसी मैकेनिकल एनर्जी को वो ऑल्टरनेटिंग करंट में, ऑल्टरनेटिंग एनर्जी में आपको प्रोवाइड करके देता है। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy. It is a device which converts mechanical energy into electrical energy in the form of alternating current, in the form of alternating करंट, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है आपसे पूछ लेगा, या तो एमसीक्यू में पूछेगा और नहीं तो एक नंबर वाले में पूछ लेगा कि एसी जनरेटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल।
तो आपको लिखना होगा, क्या लिखेंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल क्या है इसका, किस प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे ये काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखिए। हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं कि एसी जनरेटर अंदर से दिखता कैसा है, इसके एपरेटस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स लगे होते हैं और ये काम कैसे करता है। पहला देखा हमने डेफिनेशन, दूसरा देखा प्रिंसिपल, तीसरा हम लोग बात करेंगे एपरेटस पे, चौथा हम लोग देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल, और पांचवा में जिसका इक्वेशन जो होता है वो हम लोग डिराइव करेंगे। तो जब भी अगर आपसे एसी जनरेटर का सवाल आए तो इसी सीक्वेंस में आपको, अगर 5 नंबर का सवाल आ गया इसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन, आप बताएंगे प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करता है, तीसरे में आप उसका डायग्राम बनाएंगे, अच्छे से पेंसिल से साफ सुथरा डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आप उसका वर्किंग समझाएंगे कि ये काम कैसे करता है, और लास्ट में उससे रिलेटेड जो इक्वेशन है वो आप लिखेंगे। तो आपको 5 में 5 नंबर फुल में फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए इसका एपरेटस देखते हैं कि एसी जनरेटर दिखता कैसा है। बन गया सबका? अब जरा समझिए यहां पर क्या है। एसी जनरेटर में मेन पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपका मैग्नेट होता है जो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ यहां पर आ रही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। इसके बीच में आपने कॉइल लगा के रखा है, जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ये कॉइल है, ये कॉइल इस रेड वाले सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेटा हुआ है, ठीक है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है। अब आपको पता है कि अगर आप इसको रोटेट करेंगे, मान लीजिए आप इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आप रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, थीटा चेंज होगा, और थीटा चेंज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जहां भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वहां पे क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो ईएमएफ जनरेट होगा, और वही ईएमएफ आपको यहां पर जहां आपको यूज करना है आपके लोड पे, उस ईएमएफ को आप यूज कर सकते हैं। अब है कि आपने स्लिप रिंग्स और ब्रशेस का यूज क्यों किया है। अगर मान लेते हैं कि आप इसको यूज नहीं करते, आप डायरेक्टली इसको रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिए होते, तो यहां पर क्या है, कॉइल रोटेट कर रहा है, यहां पर तार क्या हो जाता, पूरी तरह से ट्विस्ट हो जाता। तो उस चीज को रोकने के लिए हमने क्या किया है, ऐसा यहां पे सेटअप बनाया है कि आपका कॉइल रोटेट भी करता रहे और आपको पावर कॉन्स्टेंटली मिलता भी रहे, और कॉइल में कोई ट्विस्टिंग ना हो। आया समझ। तो मेन पार्ट्स क्या क्या है, पहला आपका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स जो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा है जो आपका आर्मेचर, ये जो कॉइल है ना जो कोर में लपेटा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर। तीसरा है आपका स्लिप रिंग्स, जो आपका स्लिप यहाँ पे ब्रश के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना, और आपके सर्किट को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा है। तो अगर आपसे अपरेटस लिखना है, आपको ये फिगर बनाना है, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको लिख करके दिखाने हैं। आया समझ। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, आपने बोला कि अगर हम इस आर्मेचर को घुमाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। लास्ट चैप्टर में लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब ये तब होता है अगर आपका कॉइल में सिर्फ एक टर्न हो। अगर कॉइल में एक से ज्यादा टर्न हो, मान लीजिए एन टर्न्स है, तो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बन जाता है, माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। फाई क्या होता है, बी डॉट ए मतलब बी ए कॉस थीटा, तो हम फाई को यहां क्या लिख सकते हैं, माइनस एन डी बी ए कॉस थीटा बाई डी टी। ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टी होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। इसी थीटा को यहां पर ला करके पुट कर दीजिए, ईएमएफ ई क्या हो गया, माइनस एन डी बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एन, बी और ए को बाहर निकाल लीजिए, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्या बन गया ईएमएफ ई, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ई नॉट। तो ईएमएफ क्या बना, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर आपका ई क्या, ई नॉट क्या है, ई नॉट है आपका एन बी ए इंटू ओमेगा। आई बात समझ में। ये हुआ आपका जो ईएमएफ जनरेट हुआ। आप देख सकते हो कि कैसा फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, मतलब जो आपका ईएमएफ जनरेट होगा वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको मिलेगा, ठीक है। लिखिए यहां तक।
चलिए देखिए जरा, आपका ये फील्ड मैग्नेट है यहाँ और यहाँ, इसके बीच में आपने कॉइल को रखा है और आप कॉइल को क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, एक कॉइल एक ही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, ऐसा मत समझिए कि 5 कॉइल है, एक ही कॉइल है, उसका अलग अलग एंगल पर दिखा रहे हैं। जैसे थीटा बराबर जब 0 होगा तो ऐसा एंगल बनाएगा, थीटा 90 पे ऐसा दिखेगा, थीटा 180 पे ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब इस तरह से कॉइल रखा हुआ है थीटा बराबर 0 पे, थीटा 0 यहाँ पर क्यों है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0, और जब 0 तो ईएमएफ का फॉर्मूला, ईएमएफ का इक्वेशन क्या आया था, E = E0 sin ओमेगा t, तो यहाँ पर ईएमएफ कितना बनेगा, यहाँ पर ईएमएफ हो गया आपका 0 इस केस में, जब थीटा क्या है 0। जब आप थोड़ा सा आपने और रोटेट किया, थीटा क्या बना 90, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इस ओर, एरिया वेक्टर आगे की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना 90, तो यहाँ पर ईएमएफ कितना बना E0, ओमेगा टी तो हो गया π/2, तो आपका ईएमएफ कितना बना E0। ठीक है, और आगे बढ़े, थीटा को हमने 180 कर दिया, अब आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, तो ईएमएफ कितना बनेगा, E = E0 sin 180, sin 180 का वैल्यू 0, ये कितना बना 0। ठीक है, आपने और एंगल चेंज किया, एंगल कितना हुआ 270, इस बार कितना, एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर, एरिया वेक्टर अंदर की ओर, कितना दोनों के बीच एंगल 270 डिग्री, तो आपका ईएमएफ कितना बना, E = -E0, साइन 270 का वैल्यू क्या -1, तो आपका ईएमएफ कितना बना -E0। वापस गोल घुमा दिए पूरा 360, मतलब जैसा यहाँ पे था बिल्कुल वैसा बन गया, फिर से ईएमएफ, फिर से आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना 0, तो ईएमएफ कितना बना, ईएमएफ बना 0। अगर आप इसको ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे, मान लीजिए आपका ये ग्राफ कैसा दिखेगा टाइम t के साथ, यहाँ पर कितना था 0, यहाँ से पहुंचा मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर हुआ 0, 0 से फिर गया -E0, अब -E0 से फिर कहाँ पहुंचा 0। कैसा ग्राफ बन रहा है, साइन का ग्राफ बन रहा है, ये आपका +E0 और ये है आपका -E0। आया समझ, बना लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, हेलो इधर, आप लोग ट्रांसफार्मर तो सब लोग देखे हैं, हर चौक चौराहे पे लगा होता है, क्या करता है ट्रांसफार्मर, क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है, वो वोल्टेज को और एक स्टेबल ट्रांसफार्मर रहता है, क्या बारी बारी से जो तार में जाता है उसको 240 वोल्टेज, सही बात, और वहाँ बिजली ऑफिस में लगा रहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सब तो पता है आपको, फिर सब तो पता है, फिर यही तो बस सीखना है तो आपको पहले से पता है। ट्रांसफार्मर का काम ही ये है, या तो आपको वोल्टेज को बढ़ा करके देगा या तो आपको वोल्टेज को घटा करके देगा। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन, इट इज अ डिवाइस, हाँ बातचीत नहीं थोड़ा, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which converts low voltage at high current, low voltage at high current to high voltage at low current and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब पता है ना, जैसे लो वोल्टेज से अगर आपको हाई वोल्टेज कर रहा है तो हाई से लो भी कर सकता है, उसका विपरीत काम भी कर सकता है। किस सिद्धांत पर यह काम करता है ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही पार्ट है बट म्यूचुअल इंडक्शन से यहां पे काम करता है। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा तो आप आंसर लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे ये काम कैसे करता है, एपरेटस और वर्किंग प्रिंसिपल। म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन। जिन क्वेश्चंस में हर चैप्टर में, जिस क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसा कोई टॉपिक है जहां पे आपको फिगर डायग्राम वाला क्वेश्चन आ सकता है, उसका प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा घर से,
ताकि अगर आए तो भाई एकदम बढ़िया से साफ सुथरा, जैसे उसको दिखा साफ सुथरा डायग्राम बढ़िया से सब कुछ दिखा दिया है भाई, वहीं पे फिदा हो जाएगा आप पे। तो एकदम अच्छे से डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना है। CBSE बोर्ड वाला सर उसी में चाल पूरी खा लेगा, बोलेगा अच्छा लग रहा है ये वाला। बन गया। यस सर। अब जरा समझिए, लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लोग म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े थे, जिसमें क्या होता था, एक आपका प्राइमरी कॉइल होता था, एक सेकेंडरी कॉइल होता था। प्राइमरी कॉइल से हम लोग करंट पास कराते थे, वो क्या बनाता था, मैग्नेटिक फील्ड बनाता था। वही मैग्नेटिक फील्ड होता सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता था और उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा था। सेम चीज जो वहां हमने किया था, सेम चीज यहां भी हो रहा है। आपका क्या है, एक कोर है, एक लैमिनेटेड कोर है, ठीक है ना। ये कोर लगातार कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि प्लेट्स में डिवाइडेड है। प्लेट्स में क्यों डिवाइडेड है अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। एक तरफ आपने क्या करा है, प्राइमरी कॉइल लगा करके रखा है जिससे आप करंट दे रहे हैं, ठीक है। और करंट जब इससे पास होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यही मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा और यहां पर भी ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो यहां से आप करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां से आपको ईएमएफ मिल रहा है। अब है कि इससे हम अप डाउन कैसे कर सकते हैं। स्टेप अप में क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, जितना हमको इधर से मिलेगा उससे ज्यादा हमको आउटपुट मिलेगा। इनपुट जितना आएगा उससे ज्यादा आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा स्टेप अप में। स्टेप डाउन में क्या होता है कि जितना आप इनपुट ले रहे हैं उससे आपको कम आउटपुट मिलेगा वोल्टेज। तो ये कैसे होता है, अब हम लोग उस पर आने वाले हैं, समझिएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अभी देखे थे थोड़ा देर पहले, अगर n टर्न्स हो तो यही क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा, E इक्वल टू माइनस ऑफ n डी फाई बाई डी टी बन जाएगा। तो अगर हम प्राइमरी कॉइल के लिए लिखें कि प्राइमरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईपी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एनपी इंटू डी फाई बाई डी टी। किसमें, प्राइमरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी। क्या करिए, दोनों को डिवाइड कर दिए आप, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दिए, तो ई एस बाई ई पी क्या बन गया आपका, एन एस बाई एन पी। ई एस बाई ई पी बराबर एन एस बाई एन पी बना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसका नाम है। अब समझिए इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हेल्प से हम कैसे इनपुट आउटपुट को चेंज करते हैं। मान लीजिए मेरे को वोल्टेज बढ़ाना है, स्टेप अप करना है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा समझना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम के का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा कर देते हैं। कैसे करेंगे, अपने मन से के का वैल्यू हम कैसे बढ़ाएंगे, तो हम एनएस को जो है ना एनपी से बड़ा कर देते हैं। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होगा, और क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा होगा प्राइमरी से, तो आपका एनएस बाई एनपी 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इससे हुआ क्या, आपका अगर एनएस बाई एनपी 1 से ज्यादा हो गया तो ईएस बाई ईपी भी क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया। तो आपका ईएस जो है वो क्या हुआ, ईपी से बड़ा हो गया। और यही तो हम चाह रहे थे कि अगर मेरा इनपुट वोल्टेज ईपी है तो आउटपुट वोल्टेज उससे ज्यादा होना चाहिए। आया समझ। हमने क्या किया, हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के को 1 से बड़ा किया। कैसे किया 1 से बड़ा, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में बढ़ा दिया, प्राइमरी कॉइल में घटा दिया, जिससे मेरा के का वैल्यू 1 से बड़ा आया। के का वैल्यू 1 से बड़ा आया तो मेरा ईएस जो है वो ईपी से बड़ा आ गया, मतलब आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा आया। आया समझ। सेम चीज हम स्टेप डाउन में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसको मिटा देते हैं। अगर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन में हम क्या करेंगे, के का वैल्यू 1 से कम कर देंगे। के का वैल्यू 1 से कम हम कैसे करेंगे, तो एनएस का जो वैल्यू है वो हम एनपी से कम कर देंगे। मतलब इस बार प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज्यादा होगा और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा। तो अब आपका क्या होगा, ईएस बाई ईपी जो है वो लेस देन 1 होगा, तो ईएस जो है वो आपका ईपी से कम होगा। मतलब कि आपका इंड्यूस जो आप इनपुट दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज वो ज्यादा है और आउटपुट जो आपको वो इनपुट से कम मिल रहा है। आया समझ। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हेल्प से हम इनपुट वोल्टेज मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। लिख लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अब आप जो पावर सप्लाई कर रहे हैं और जो आपको पावर मिल रहा है, पावर आप कितना दे रहे हैं, आपने पावर इनपुट दिया
EP इंटू IP, जो आप प्राइमरी कॉइल के थ्रू दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, ES इंटू IS। अब जो अगर आपका ट्रांसफार्मर 100% आइडियल ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए एकदम आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो जितना आप इनपुट देंगे उतना आपको आउटपुट दे देगा, है ना। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा, इसका इफिशियंसी जो होगा 100%, जिसका इफिशियंसी होगा वो क्या करेगा, इनपुट पावर जो होगा आउटपुट आपको उतना दे देगा। तो मान लीजिए आपका ES इंटू IS बराबर है क्या, EP इंटू IP के। तो आप क्या लिख सकते हैं, ES बाई EP इक्वल टू IP बाई IS। अब आप देख सकते हैं कि E और I जो है, ES और IS आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, जो आपका E है वो आपके I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, अगर आप वोल्टेज E बढ़ाएंगे तो करंट आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, ताकि आपका पावर कांस्टेंट रह सके। इसलिए जब आप स्टेप अप करके आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आप बढ़ाते हैं तो करंट आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जब आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, वोल्टेज घटाते हैं तो करंट आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आया समझ। ये कब होता है, अगर आपका ट्रांसफार्मर आइडियल 100% एफिशिएंट है तो। मान लेते हैं अगर आपका ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, जो कि एक्चुअल में होता है, कोई भी चीज आइडियल थोड़ी होती है, नहीं होती है, तो वहां पर आप इफिशियंसी कैसे लिखेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए आपके ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी कितना है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ES इंटू आप लिखेंगे पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट इंटू 100, मतलब कि ES इंटू IS बाई EP इंटू IP इंटू 100। ये हो गया आपका इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला। लिखिए अगला हेडिंग डालिए, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। लॉस कहां कहां हो रहा है आपके ट्रांसफार्मर में, लॉसेस कहां कहां हो रहे हैं। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स, पहला लॉस कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या है भाई, जो आप वायर यूज कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का, किसका बना हुआ है, कॉपर का। तो कॉपर का बना है तो भाई उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, है कि नहीं, और रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो लॉस वहां पे होगा। तो उस लॉस को हम क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस। दूसरा लॉस लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बात नहीं, कॉपर वायर। दूसरा है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो आप प्राइमरी कॉइल लगाए हो एक तरफ आपका सेकेंडरी कॉइल है, दोनों के बीच में क्या है, गैप है ना। जो आपका जो कॉइल है, दोनों प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल पर जो आप कोर पे बांध करके रखे हो, दोनों के बीच में क्या है, गैप है। और गैप है तो पूरी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लीक होता है। इसको हम लोग ठीक कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा कोर है ना, सेम कोर पे दोनों कॉइल को लगा देते हैं, और जिसके चलते आपका जो लीकेज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर आपका ऐसा बन जाए कोर, जिस पर आप क्या करिए, एक आप प्राइमरी कॉइल इस पर लपेट दो और दूसरी तरफ क्या करो, आप सेकेंडरी कॉइल भी आप इसी पर आप लपेट दो, तो अब क्या होगा, जो आपका लीकेज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो कम हो जाएगा। आया समझ। तीसरा होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस, ये क्या होता है भाई, तीसरा है आपका आयरन लॉस। आयरन लॉस में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका हिस्टेरिसिस लॉस, और दूसरा होता है आपका एडी करंट में लॉस। अब समझिए ये क्या होता है, जो आपका कोर है, जिस कोर पर आपने प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को लगा के रखा है, कोर है आपका, उस पर आप प्राइमरी कॉइल को बांधे हो, सेकेंडरी कॉइल को बांधे हो। आप जब करंट पास कराते हैं प्राइमरी कॉइल से, तो आपका कोर क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और कोर जो है उसी से मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, तो कोर आपका मैग्नेटाइज होगा। फिर आपका क्या होगा, डीमैग्नेटाइज भी होगा। तो बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के चलते आपका जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। आपको हिस्टेरिसिस लूप पढ़ाए हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाए थे हिस्टेरिसिस लूप, उससे पहले पढ़ाए थे ना। तो उसमें क्या होता था, अगर आप बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं
किसी भी सब्सटेंस को, तो हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं, ठीक है ना। तो वही हिस्टेरेसिस लॉस यहां पे भी होगा। दूसरा होता है एडी करंट लॉसेस। एडी करंट क्या होता है, कोई बताएगा? आपको पता है कि अगर किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। एक्चुअल में अगर कॉइल ना भी हो, अगर कंडक्टर हो और कंडक्टर से भी रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें भी करंट डेवलप होता है, और उसी करंट को हम बोलते हैं एडी करंट। क्या हाली सो रहे हो क्या, समझे? तो अगर आपका कंडक्टर है, कंडक्टर से भी रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे भी क्या होता है, एडी करंट बनता है, और जहां करंट बनेगा वहां पे क्या होगा, पावर लॉस होगा। I²RT पढ़े हैं आप लोग। तो जो आपका कोर था, जो अभी हमने बनाया था, उसमें क्या होता है, उसमें भी कुछ ईएमएफ जनरेट होगा, और वहां जो ईएमएफ जनरेट होगा वो करंट बनाएगा। कौन सा करंट बनाएगा, एडी करंट। और उसी करंट को कम करने के लिए, उसी करंट का लॉस को कम करने के लिए कोर को जो है हम फ्रैक्शंस में बनाते हैं, लैमिनेटेड कोर। जो आप कोर बनाए थे, ये जो कोर का आपने डायग्राम बनाया था, ठीक है ना, आपने गौर किया होगा कि ये जो पूरा का पूरा कोर है ये फ्रैक्शंस में, कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? ताकि आपका करंट बने तो डेवलप ना कर पाए। समझ रहे हो? ये पूरी तरह से लैमिनेटेड होता है, समझे? हाँ, लैमिनेटेड कोर, ठीक है। तीसरा लॉस हो गया। चौथा होता है आपका, चौथा लॉस होता है लॉस ड्यू टू वाइब्रेशन। लॉस ड्यू टू वाइब्रेशन। कभी आप ट्रांसफार्मर के पास से गुजरे होंगे, आपको आवाज करता हुआ सुनाई दिया होगा, बहुत घरघराता है, वाइब्रेट करता है, समझे? तो वो भी क्या है, एक तरह का लॉस है। आपका आज जो एनर्जी आ रहा है वाइब्रेशन में लॉस हो रहा है। तो आपके ये 4 टाइप ऑफ लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर में, इनको लिख लीजिए। अब देखिए, शुरुआत में क्लास में जब ट्रांसफार्मर अभी हमने शुरू किया था तो आपने बताया था कि जब आपका पावर हाउस है, जहां से आपका बिजली बन रहा है, वहां पे हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप अप। और आपके घर के पास जो आता है ट्रांसफार्मर वो लगा हुआ होता है स्टेप डाउन। ये क्यों होता है? वहां पे स्टेप अप, यहाँ पे स्टेप डाउन, क्यों, वाई? लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कराना होता है करंट को, तो वहां स्टेप अप रहता है ताकि करंट लॉस कम हो जाए, घर में सप्लाई करना है। सही जवाब। क्या होता है आपका, ये मान लो पावर हाउस है, ठीक है। यहां पर आपने यूज किया कौन सा ट्रांसफार्मर, समझिए। लास्ट टॉपिक, आपका जो पावर हाउस है जहां बिजली बन रहा है, ठीक है, वहां से आपको बिजली सप्लाई करना है आपके घर तक। लंबी दूरी होती है, बहुत लंबी दूरी होती है, ठीक है। अब आप बिजली कैसे सप्लाई करते हैं? वायर्स के थ्रू। पोल गाड़ते हैं, वायर्स उस पर लगा होता है, वही आपका बिजली लेकर के आता है। अगर इस वायर में करंट ज्यादा होगा, हीट लॉस क्या होता है, I²RT, Q इक्वल टू I²R इंटू T, ये होता है हीट लॉस, ठीक है। अगर करंट ज्यादा हुआ तो हीट लॉस भी ज्यादा होगा हीट लॉस ज्यादा, और आप जितना आप भेजना चाह रहे थे यहां तक उतना पहुंचेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो वोल्टेज है उसको यहां पर इंक्रीज कर देता है, और आपको पता है जहां वोल्टेज इंक्रीज होगा करंट वहां अपने आप क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो करंट यहां पे घट गया, तो पूरे रास्ते करंट जो आया वो आपका लो करंट आया। लो करंट के चलते आपके लॉसेस भी कंट्रोल्ड हुए। जैसे यहां पर आया, अब आपको क्या करना है, वोल्टेज को घटा देना है, और करंट को आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस, ये आपका हीट लॉस को कम करने के लिए ये सेटअप हम करते हैं। यहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। एक और चीज, वायर्स आपका करंट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। दूरी तो L आपकी कांस्टेंट है, दूरी को आप बदल नहीं सकते। पावर हाउस से लेकर के आपके घर का दूरी तो कांस्टेंट है, तो L लंबाई का तो आपको लगना ही है। अब आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस R क्या होता है, ρL/A, R इक्वल टू ρL/A। L आपका कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट ही रहती है।
आपको रेजिस्टेंस घटाना है तो आप क्या करेंगे, एरिया को बढ़ाएंगे, है ना। तो जो वायर्स होते हैं उनको हम जानबूझ करके मोटा बनाते हैं थोड़ा सा, ताकि आपका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो सके। आया समझ में। लेकिन जरूरत से ज्यादा मोटा भी नहीं बना सकते, जरूरत से ज्यादा मोटा बनाएंगे तो आपका मटेरियल लॉस होगा, है ना, उसका मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा, समझे। तो इस तरह से आपका एक तो करंट को घटा करके, दूसरा एरिया जो आपका वायर का थिकनेस है उसको बढ़ा करके आप रेजिस्टेंस को कम करते हैं। लिख लीजिए, चैप्टर आपका खत्म है, लिख लिए। चलिए भाई, तो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा बताइए। सबसे पहले आपने देखा अल्टरनेटिंग करंट हम बनाते कैसे हैं, फिर आपने देखा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, फिर आपने एल सर्किट पढ़ा, आर सर्किट पढ़ा, सी सर्किट पढ़ा, जहां पे आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था, फिर आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट था, फिर आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट था, फिर आपने तीनों को कंबाइन किया, एलसीआर सर्किट आपने तीनों को कंबाइन करके बनाया। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर के बाद आपने पढ़ा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के बाद आया था वाटलेस एंड वाटफुल करंट, वाटलेस और वाटफुल के बाद क्या आया था, एलसी ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेशंस के बाद आया एसी जनरेटर, फिर आपका एसी ट्रांसफार्मर, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद होगा आपका चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर के यहां तक का एसी तक का टेस्ट।